नमस्ते। कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद इतना खट्टा क्यों होता है, या जब नहाते समय साबुन गलती से मुंह में चला जाए तो वो इतना कड़वा और अजीब सा चिकना क्यों लगता है? ये सिर्फ स्वाद या एहसास नहीं है, इनके पीछे एक पूरी अदृश्य दुनिया काम कर रही है, रसायन शास्त्र की दुनिया। आज की हमारी पड़ताल का मिशन सिर्फ अम्ल, क्षार और लवण को समझना नहीं है, बल्कि उस संतुलन के खेल को देखना है जो हमारे पेट के पाचन से लेकर हमारे पर्यावरण तक हर चीज को चला रहा है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो सब इन्हीं विषयों से जुड़े लेखों और शोध से ली गई है, और हम इसमें से सबसे दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों के शब्द नहीं है। ये वो अदृश्य आर्किटेक्चर है जिस पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। हर बार जब हम दही खाते हैं या घर की सफाई करते हैं, हम असल में रसायन विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए इस दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। सबसे पहले, वैज्ञानिक रूप से ये अम्ल और क्षार आखिर हैं क्या? मतलब नींबू और सिरके में ऐसा क्या कॉमन है जो उन्हें अम्ल बनाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी सारी कहानी एक बहुत छोटे से कण यानी आयन से जुड़ी है। सरल शब्दों में कहूं तो अम्ल यानी एसिड्स वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं। यही H+ आयन है जो खट्टेपन की वजह है। अच्छा, H+ आयन। हाँ, और वहीं क्षार यानी बेसिस पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- छोड़ते हैं। ये OH- आयन ही उन्हें कड़वा और छूने में साबुन जैसा चिकना बनाते हैं। समझ गई। तो H+ मतलब अम्ल और OH- मतलब क्षार। लेकिन जाहिर है हम हर चीज को छक कर तो पता नहीं लगा सकते, वरना लैब में कई वैज्ञानिक मुसीबत में पड़ जाते। हाँ, बिल्कुल। तो हम इनकी पहचान कैसे करते हैं? यहीं पर सूचक यानी इंडिकेटर्स की भूमिका आती है ना। मुझे किसी रासायनिक जासूस की तरह लगते हैं जो रंग बदलकर अपराधी का पता लगाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। और हर जासूस की तरह इनके पास भी अपने खास टूल्स होते हैं। कुछ प्रकृति से मिलते हैं और कुछ हमने लैब में बनाए हैं। सबसे मशहूर प्राकृतिक जासूस है लिटमस, जिसे लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस, हाँ, स्कूल में पढ़ा था। जी, इसका नियम सीधा है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला। अरे हल्दी, मतलब वो जो माँ हमेशा कहती थी कि करी का दाग लगने पर साबुन मत रगड़ना वरना वो लाल हो जाएगा, तो वो असल में एक लिटमस टेस्ट था जो मैं अपनी शर्ट पे कर रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप अनजाने में ही एक रासायनिक प्रयोग कर रहे थे। साबुन क्षारीय होता है और जैसे ही वो हल्दी के संपर्क में आता है, जो खुद एक प्राकृतिक सूचक है, वो उसे पीले से भूरे लाल रंग में बदल देता है। ये प्रकृति का अपना इंडिकेटर है। ये तो कमाल है। और जो लैब में बनाए जाते हैं सिंथेटिक सूचक, वो कैसे काम करते? उनमें दो बहुत आम हैं। एक है फेनोल्फ्थालीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फ्थालीन खुद रंगहीन होता है, एक तरह से अदृश्य स्याही की तरह। लेकिन जैसे ही वो किसी क्षार के संपर्क में आता है, वो जादुई रूप से गुलाबी हो जाता है। गुलाबी। और अम्ल में? अम्ल में वो रंगहीन ही रहता है। दूसरी तरफ मिथाइल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आने पर गहरा लाल नारंगी और क्षार के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। और स्रोतों में एक और दिलचस्प प्रकार का जिक्र है, गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब हम सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं, जैसे प्याज। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्याज की एक अपनी खास तेज गंध होती है ना? हाँ, बहुत तेज। तो जब प्याज के रस में कोई क्षारीय विलयन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो उसकी गंध पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन अम्लीय विलयन में उसकी गंध बनी रहती है। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो देख नहीं सकते। वे गंध के आधार पर अम्ल और क्षार में फर्क कर सकते हैं। वाह, तो अब हम इन्हें पहचान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये व्यवहार कैसे करते हैं। मुझे याद है एक शादी में बहुत ज़्यादा खाने के बाद मुझे जो एसिडिटी हुई थी, उसके बाद एंटासिड लेना ऐसा लगा जैसे पेट में लगी आग पर कोई पानी डाल रहा हो। वो असल में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, है ना? बिल्कुल सही। आपने उस एहसास को एकदम सटीक पकड़ा है। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलते हैं तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं।
इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। जी, इस लड़ाई के बाद दो नई चीजें बनती हैं, लवण यानी सॉल्ट और पानी। आपके पेट में एंटासिड, जो एक हल्का क्षार है, अतिरिक्त पेट के अम्ल से लड़ता है, उसे उदासीनीकरण करता है और आपको राहत महसूस होती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोतों में बताया गया है कि अम्ल अपना अम्लीय गुण सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही दिखाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्लीय क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब उन्हीं H+ आयनों में छिपा है। अम्ल के अणु जो होते हैं वो पानी के बिना H+ आयन नहीं छोड़ते, वे कस के बंधे रहते हैं। अच्छा। इसीलिए सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती। लेकिन जैसे ही लिटमस पेपर को आप गीला करती हैं, यानी पानी मौजूद होता है, HCl गैस उसमें घुलकर तुरंत H+ आयन छोड़ देती है और लिटमस का रंग पलक झपकते ही लाल हो जाता है। मतलब पानी के बिना अम्ल की शक्ति सोई रहती है। बिल्कुल। अच्छा, तो अम्ल पानी में H+ आयन छोड़ते हैं और यही उनकी पहचान है। मुझे स्कूल में एक प्रयोग याद है जिसमें जिंक के टुकड़ों पर एसिड डालने से बुलबुले निकलते थे और टीचर ने कहा था कि उसके पास माचिस मत ले जाना। क्या वो बुलबुले भी इसी H+ आयन का कोई खेल थे? आपने बिल्कुल सही याद किया। जब अम्ल किसी सक्रिय धातु जैसे जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है। वो बुलबुले हाइड्रोजन गैस के ही थे। ओह! और आपके टीचर ने सही कहा था, क्योंकि इस गैस की एक खास पहचान है। अगर आप इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं, तो ये पॉप की एक छोटी सी आवाज के साथ जलती है। यह हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी का एक पक्का टेस्ट है। तो क्या सभी अम्ल और क्षार बराबर शक्तिशाली होते हैं? मतलब क्या नींबू का रस उतना ही खतरनाक है जितना कार की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला एसिड? यकीनन नहीं। तो हम इनकी शक्ति को कैसे मापते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है और इसे मापने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कारगर पैमाना है, pH स्केल। pH स्केल? जी, ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। इस स्केल में P एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर। यह हमें बताता है कि किसी विलयन में H+ आयन की शक्ति कितनी है। तो ये स्केल काम कैसे करता है? देखिए, 7 का मतलब है उदासीन, जैसे कि शुद्ध पानी। 7 से कम pH का मतलब है कि विलयन अम्लीय है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये स्केल लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक? उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि pH 4 pH 5 से सिर्फ एक नंबर कम नहीं है, बल्कि 10 गुना ज्यादा अम्लीय है, और pH 3 pH 5 से 100 गुना ज्यादा अम्लीय है। हर एक नंबर शक्ति में 10 गुना का उछाल लाता है। वहीं 7 से ज्यादा pH का मतलब है कि विलयन क्षारीय है, और यहाँ भी वही नियम लागू होता है। 10 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे शरीर जैसी नाजुक प्रणालियों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा अपना शरीर 7.0 से 7.8 के बहुत ही संकीर्ण pH रेंज में ठीक से काम करता है। इससे थोड़ा भी ज्यादा या कम होने पर हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर सकती हैं। और हमारे दांतों का क्या? दांतों का उदाहरण तो बहुत अच्छा है। हमारे मुंह का pH जब 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वो गलना यानी करोड़ होना शुरू हो जाता है। इसी को दांतों का क्षय कहते हैं। तो जो हम मीठा खाते हैं वो अम्ल बनाता है और हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। सही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई सिर्फ एक तरफा नहीं है। हमारी लार या सलाइवा खुद एक प्राकृतिक बफर का काम करती है। ये लगातार उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती रहती है। अच्छा। दांतों का क्षय तब होता है जब एसिड बनने की रफ्तार हमारी लार की उसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इसीलिए टूथपेस्ट क्षारीय बनाए जाते हैं ताकि वे इस लड़ाई में हमारी लार की मदद कर सकें। ये तो शरीर के अंदर की बात हुई। पर्यावरण पर भी तो इसका असर होता है ना, जैसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। ये सिर्फ मछलियों के लिए बुरी नहीं है, है ना? मैंने सुना है कि ये ताजमहल जैसी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये बारिश जब नदियों में जाती है तो जलीय जीवन को तो प्रभावित करती ही है, लेकिन जब ये संगमरमर जैसी इमारतों पर पड़ती है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ताजमहल का संगमरमर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गलने लगता है, जिससे उसकी चमक और सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। कमाल है। मतलब एक अम्ल जैसे मधुमक्खी का डंक
और एक क्षार जैसे बेकिंग सोडा मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। और इस लड़ाई के बाद जो चीज बनती है, लवण यानी सॉल्ट्स, हम उसे बस खाने का नमक समझते हैं, पर असल में तो ये कहानी का एक नया अध्याय है ना? ये एक बिल्कुल नया अध्याय है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड तो इस परिवार का बस सबसे मशहूर सदस्य है। असल में ये कई दूसरे जरूरी रसायनों के लिए एक कच्चा माल है। लवणों का परिवार बहुत बड़ा और विविध है। तो चलिए इस परिवार के कुछ और सितारों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं बेकिंग सोडा से, जो हर रसोई का हीरो है। बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक बहुत ही उपयोगी लवण है। ये एक हल्का क्षार है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये असंक्षारक है, यानी त्वचा के लिए खतरनाक नहीं है। असंक्षारक मतलब नॉन करोसिव। जी, इसीलिए हम इसे बिना डरे किचन में इस्तेमाल कर पाते हैं। जब इसे केक या ब्रेड में डालकर गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोटे छोटे बुलबुले छोड़ता है, जो केक को फुलाकर मुलायम और स्पंजी बना देते हैं। और ये एंटासिड के रूप में भी काम करता है, जैसा हमने पहले बात की थी। और दूसरा बड़ा नाम है वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसके रासायनिक सूत्र में एक खास बात छिपी है, Na2CO3-10H2O। ये जो आखिर में 10H2O लिखा है, इसका मतलब है कि इसके हर अणु के साथ पानी के 10 अणु क्रिस्टल के रूप में जुड़े होते हैं। ओ, क्रिस्टल के रूप में। हाँ, इसी को जल का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यही इसे इसका दानेदार रूप देता है। इसका मुख्य उपयोग तो सफाई और पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में होता है, लेकिन ये कांच, साबुन और कागज जैसे बड़े उद्योगों की रीढ़ भी है। और अब आते हैं एक बहुत ही जादुई चीज पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम सब पीओपी के नाम से जानते हैं। जी, इसका नाम ही एक कहानी कहता है। पेरिस क्यों? क्योंकि इसकी कहानी पेरिस से ही शुरू होती है। पेरिस शहर के नीचे जिप्सम नाम के खनिज की विशाल खदानें हैं। सदियों से इसका इस्तेमाल वहां की इमारतों को बनाने और प्लास्टर करने में होता रहा है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.5H2O। यहाँ हेमी का मतलब है आधा। आधा? पानी का आधा अणु कैसे हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का अणु टूटकर आधा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ पानी का सिर्फ एक अणु अपनी जगह साझा करता है। इसे जिप्सम, जिसमें पानी के 2 अणु होते हैं, को 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सावधानी से गर्म करके बनाया जाता है, जिससे वह अपने पानी का कुछ हिस्सा खो देता है। और इसका सबसे कमाल का गुण तो इसका सेट होना है। ये एक जादू जैसा लगता है कि एक पाउडर में पानी मिलाओ और वो पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। बिल्कुल, ये एक उल्टी अभिक्रिया है। जैसे ही आप पीओपी में पानी मिलाते हैं, वो पानी के अणुओं को फिर से सोखकर वापस जिप्सम बन जाता है, जो एक कठोर ठोस पदार्थ है। इसी अद्भुत गुण की वजह से डॉक्टर्स का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। हाँ, प्लास्टर में। जी, और साथ ही इससे मूर्तियां, सजावटी सामान और घरों में फॉल्स सीलिंगें बनाई जाती है। तो नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड से लेकर हमारी शर्ट पर लगे करी के दाग को लाल करने वाले साबुन तक और टूटी हड्डी पर चढ़े प्लास्टर तक, हर जगह रसायन शास्त्र मौजूद है। ये सिर्फ मुश्किल रासायनिक सूत्र नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रसोई में है, हमारे शरीर के अंदर चल रही अनगिनत क्रियाओं में है और हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार दे रहा है। हर बार जब हम केक बेक करते हैं या एसिडिटी के लिए दवा लेते हैं, हम असल में संतुलन बनाने की एक रासायनिक कोशिश कर रहे होते हैं। आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने बात की कि कैसे क्षारीय टूथपेस्ट हमारे मुंह में अम्ल को उदासीन करता है। सोचिए, हमारी दिनचर्या में और कौन सी ऐसी आदतें या काम हो सकते हैं जो अनजाने में किए गए छोटे छोटे रासायनिक प्रयोग हैं।